नमस्कार, मेरा नाम है जतिन पोपट। मैं पेशे से वकील हूँ। पिछले 30 सालों से वकील के माध्यम से हम काफ़ी कुछ सर्विसेज दिए हैं। कंपनी विल चीनी का मैं स्थापक हूँ। 2014 से हमने काफ़ी इंडियन को इंडिया में एंड एनआरआईज़ को विल वसीयत और उसके बारे में काफ़ी मदद की है, लोगों को सर्विस दी है। हज़ारों लोगों ने हमसे ये विल बनवाया है और आज मैं ये वीडियो के माध्यम से आप सभी से विल वसीयत का जो भी सरल स्टेप्स है, जो भी उसके रिलेटेड छोटे मोटे पॉइंट्स है, जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। मुझे पता है ये आपको काफ़ी मदद करेगा। विल और वसीयत ये क्या है? कागज़ के ऊपर आपकी लिखी हुई इच्छाएं है कि मुझे, मेरे पास ये वेल्थ है या जो भी मेरी संपत्ति है, ये मुझे किसको देना है। आसान वर्ड में इसको डिक्लेरेशन कहते हैं। आपकी तरफ से लिखी गई डिक्लेरेशन जो एक प्लेन पेपर पे अलाउड है। कायदे की दृष्टि से इंडिया में प्लेन पेपर पे लिखा हुआ विल इज़ एक्सेप्टेड। स्टैम्प पेपर पे विल बनाना ज़रूरी नहीं है, ये आप समझ लीजिए। दूसरी बात है, लोग समझते हैं कि विल में कब बनाना चाहिए। कहते हैं कि मैं बहुत 70-80 साल का होऊंगा तब मैं विल बनाऊंगा। ये एक थोड़ा सा आपको समझाना चाहते हैं कि कुछ एज के बाद में लोगों को मानसिक बीमारी हो जाती है, तब विल बनाएंगे तो वो गलत हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा। लोग को पता ही नहीं है कि आप 70-80 साल तक जिंदा रहने वाले हो। तो ये भी एक सवाल होता है कि मेरी डेट ऑफ एक्सपायरी क्या है, मुझे ही पता नहीं है। इसीलिए काफ़ी एडवांस कंट्रीज़ में लोग 35-40 साल में जब उनकी फैमिली होती है, छोटा वेल्थ होता है, तब से ही विल बनाना शुरू कर देते हैं। इंडिया में हम कहते हैं कि अभी विल बनाना ज़रूरी है। काफ़ी लोग विल बना रहे हैं। अभी तो हमारे माध्यम से यंगस्टर लोग भी विल बना रहे हैं जो 35-40 साल के कॉरपोरेट में होते हैं। तो ये एक आम चीज़ है कि विल कब बनाना चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी है कि विल बनाना आसान है, जहाँ पे आपको न तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, न वकील के पास जाने की ज़रूरत होती है कभी कभी तो, और आप खुद का विल खुद बना सकते हो। अब हम जानते हैं विल किस तरह से लिखना चाहिए, क्या चीज़ उसमें लिखनी चाहिए, किस तरह से लिखनी चाहिए, जो महत्व है, जिसका इम्पोर्टेंस है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो आप अपने बारे में लिखिए कि आप कौन है जो विल बना रहे हैं, आपकी उम्र क्या है, आपका कुछ आधार, पासपोर्ट नंबर या पैन कार्ड नंबर डालिए। अगर आप मेल है, फीमेल है, कौन सा रिलीजन आप फॉलो करते हो, इंडिया में रहते हो, इंडिया में नहीं रहते हो, आपका जो भी अब अपने बारे में हो लिखना बहुत ज़रूरी है। उसके बारे में आपको लिखना है कि आपकी मेंटल कैपेसिटीज़ वगैरह सही है, अपनी मर्जी से विल बना रहे हैं, उतना भी लिखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आता है कि आप अपने फैमिली, अपने परिवार के बारे में लिखना चाहते हो। परिवार में आप सभी को लिख सकते हो, आपकी जो भी स्पाउस होते हैं, आपके हस्बैंड या वाइफ, उनके बारे में, जितने बच्चे हैं, अगर उनकी शादी हो चुकी है तो उनके भी स्पाउस है, उसका नाम लिख सकते हो। आपके जो ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड पेरेंट्स या कोई भी अपने ग्रैंड सन या डॉटर है, उसका नाम लिखिए। अपने पेरेंट्स है, आपके पिताजी माताजी है या दादाजी वगैरह है, जो भी लोगों को नाम लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हो। परिवार का उल्लेख करने से जब आपका विल, जब लोगों को पता चलेगा आपके बाद में, तो वहाँ पे कोई बाहर का आदमी आके बताना नहीं चाहिए कि मैं इनके परिवार से हूँ, क्लेम करने के लिए। ताकि आप पूरा लिख दीजिए कि आपके परिवार में कौन कौन है। जितना हो सके लिखेंगे तो ठीक रहेगा। उनको अगर दिया है, कुछ नहीं दिया है, तो भी आप लिखिए, ताकि उसमें सहूलियत होती है लोगों को। नेक्स्ट होता है कि आपको आपके बारे में ये जो भी आपके संपत्ति है उसकी डिटेल डालनी है ना। उस संपत्ति जो मेन चीज़ है जिसको आप देके जाना चाहते हो, आपने खुद कमाई हुई है। आज की तारीख में जब आप विल लिख रहे हो, उस दिन आपके पास क्या है वो उसमें लेना बहुत ज़रूरी है। और वो बहुत, जितना डिटेल में लिखेंगे उतना अच्छा रहेगा। परिवार को दुनिया में जाके ढूंढना ना पड़े, क्योंकि आप अगर नहीं लिखोगे तो उनको ढूंढना पड़ेगा कि ये कहाँ है, ट्रेजर हंट करना पड़ेगा। तो हम ये चाहते हैं कि हम जो हो सके उतना डिटेल उसमें लिख देवे। अभी डिटेल लिखना ज़रूरी है, बट अमाउंट ना लिखे। अमाउंट नहीं लिखेंगे तो चलेगा कि मेरा बैंक में इतना बैलेंस है ना। किस तरह की संपत्ति इसमें इंक्लूड होती है? हर तरह की। जैसे कि आपका बिजनेस है, व्यापार है, तो व्यापार में आपका प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, एलएलपी है, जो भी है पूरा लिखिए।
आपका जो भी फ्लैट, गोडाउन, आपकी कुछ भी फैक्ट्री है, जो भी है जो आपका खुद के नाम पे, वो लिखिए, यानी कि आपकी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। उसके बाद में मूवेबल प्रॉपर्टी सब लिख सकते हो, आपके बैंक अकाउंट, आपका इंश्योरेंस पॉलिसी, आपका लॉकर, ज्वेलरी, आपका डीमेट अकाउंट, आपका एनपीएस अकाउंट, हर चीज़ को मूवेबल एसेट में आ जाता है। उसके अलावा इसमें आता है आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, किसी किसी के पास में ट्रेडमार्क, पेटेंट, डोमेन नेम होता है, वो भी लिखिए आप। उसके बाद में आता है आपके पास कोई इम्पोर्टेंट पेंटिंग्स है या कुछ ऐसी चीज़ें जैसे पेट्स है, जैसे लोगों का खुद के पेट्स होते हैं, उनका लिख सकते हो। तो ये पूरे तरह से आप लिस्ट लिख लीजिए कि ये आपकी संपत्ति है जो आप छोड़ के जाने वाले हो और वो किसको आप देना चाहते हो। तो ये संपत्ति का लिस्ट होने से आपकी फैमिली के लिए एक आसानी हो जाती है कि उनको हर जगह पे भागदौड़ न करना पड़े और ताकि उनको मिल जाए। तो लिस्ट ऑफ द एसेट इज़ इम्पोर्टेंट। वैल्यू ना लिखे तो चलेगा, वैल्यू लोग लिखना नहीं चाहते क्योंकि कुछ ना कुछ चेंज होने वाला है वैल्यू में, तो वैल्यू ना लिखे तो ठीक रहेगा। उसके बाद में आता है कि आप किसको देना चाहते हो, राइट। तो किसको देना चाहते हो, यानी फैमिली में अगर आप चले गए तो आपकी संपत्ति किसको आप लेके जाने वाले हो। जो आपका विषय, उनको भी ये करना चाहिए और गवर्नमेंट को भी ये विल के बारे में आपका फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए कि ये इसी तरह से होगा। तो एक लीगल यानी कायदे की आपकी विशेष को पूरा करना पूरी इंडिया का कर्तव्य है, गवर्नमेंट का, आपकी फैमिली का, सबका। तो ये विशिष्ट जो होती है आपकी इच्छा है वो बहुत ज़रूरी है। तो आप लिख दीजिए कि आपको किसको क्या देना है ना। आमतौर से हमने देखा है कि लोगों का दो तरह से करते हैं। कुछ कहते हैं कि मेरे पूरे जो एसेट है उसको परसेंटेज में यानी प्रतिशत में बांटना है, कि मुझे मेरी पत्नी को या मेरे हस्बैंड को 50% देना है, मेरी सन को 25% देना है, मेरी लड़की को 25% देना है। इस तरह से कुछ लिखते हैं। तो वो परसेंटेज यानी प्रतिशत से आप लिख सकते हो आपका डिस्ट्रीब्यूशन, या आप एसेट वाइज यानी एक एक संपत्ति के सामने लिखो कि मुझे ये किसको देना है। तो इस तरह से भी होता है। तो दोनों तरह से आप आपकी इच्छा लिख सकते हैं कि भाई मुझे प्रतिशत में देना है या एसेट वाइज देना है, कि एक फ्लैट किसको देना है, बैंक अकाउंट किसको देना है, बिजनेस किसको देना है। तो आप उस तरह से भी कर सकते हो। दोनों तरीके सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हो। उसके बाद में आता है कि अगर आपने नाम लिखा है आपके पत्नी का या आपके हस्बैंड का, बच्चों का, पिताजी का, कि इनको देना है, हो सकता है कि आपके जाने के पहले वो चले गए, कुछ ऐसा हादसा हो गया और चले गए, तो क्या करना है। तो आपको उनका अल्टरनेट बेनिफिशियरी लिखना चाहिए। आपने जिसको भी जो देना है उसको बेनिफिशियरी कहा जाता है, और जिसको भी उनके अगर वो चले गए आपसे पहले तो अल्टरनेट बेनिफिशियरी होता है। तो इस तरह से एक लिखना बहुत ज़रूरी है कि आप किसको देना चाहते हो, अगर वो नहीं रहे तो किसको जाएगा। तो ये दोनों चीज़ लिखना एक आम चीज़ है, तो आप लिख दीजिए। ये एक हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन विशेष, किसको क्या कितना देना है। तो ये एक बहुत ज़रूरी क्लोज है। उसके बाद में आता है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन करेगा कौन। अगर आप फैमिली में 5-6 लोगों को अलग अलग चीज़ देके गए तो वो किसी एक व्यक्ति को आप रखेंगे कि भाई ये आपकी जवाबदारी है, सबको ठीक से दे देना। वैसे किसी को आप अपॉइंट करें, उसको एग्जीक्यूटर कहा जाता है। एग्जीक्यूटर कौन होता है, क्यों लिखना ज़रूरी है, क्या लिखना ज़रूरी है। एग्जीक्यूटर होता है, आपने अपनी संपत्ति 5-6, 3-4 लोगों को दी है, देके जाने वाले हो। अगर वो डिस्ट्रीब्यूशन कौन करेगा, एक व्यक्ति के नाम लिखा है तो एक जवाबदारी से वो ठीक ठाक सबको जो आपने लिखा है वैसे ही देंगे, निष्पक्ष। यानी एक ऐसा व्यक्ति जो आपकी फैमिली का ही बंदा है, आपकी वाइफ हो सकती है, हस्बैंड हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकता है, कोई रिलेटिव हो सकता है, कोई कलीग, कोई प्रोफेशनल, एनीबडी। सो एग्जीक्यूटर का काम यही है कि आपकी संपत्ति को जो हिसाब से आपने इच्छाएं दर्शाई है वो हिसाब से सबको डिवाइड करके दे देवे। कभी कभी विल को प्रोबेट की जरूरत होती है, जहाँ पे एक अलग अलग प्रोबेट का जो अलग चर्चा विषय हम करेंगे अलग वीडियो में, बट कभी कभी प्रोबेट भी लिया जाता है। तो एग्जीक्यूटर होता है, उनको कोर्ट में जाके प्रोबेट लेना चाहिए। तो ये एक एग्जीक्यूटर का रोल है। नाउ नेक्स्ट इज अल्टरनेट एग्जीक्यूटर। कभी कभी ये होता है कि एग्जीक्यूटर आपसे पहले चले गए, लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, तो एक अल्टरनेट एग्जीक्यूटर को रखना भी आपको एक आसान रहेगा, ताकि विल वापस बनाना न पड़े लाइफ में। उसके बाद में आता है कि ये विल जब आप बना रहे हो तो उसको साइन करने के लिए जब आप बैठेंगे तो दो व्यक्ति को विटनेस आपका साइन का होना जरूरी है।
तो ही ये विल को, वसीयत को लीगली माना जाएगा। कायदे के हिसाब से 2 व्यक्ति आपके सामने हाजिर होना चाहिए ना। ये 2 व्यक्ति कौन हो सकता है? ये आपके फैमिली के जो डिस्ट्रीब्यूशन में बेनिफिशियरी है उनका नाम ना लिखे, या उनके कोई नज़दीकी रिलेटिव है उनको ना लिखे। जैसे आपने वाइफ को बेनिफिशियरी रखा है तो भाई, वाइफ का भाई उसको ना रखे, वाइफ को ना रखे, तो इसको अवॉइड कीजिए। तो विटनेस कौन होना चाहिए? दूर के रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, आपके मित्र, आपके ऑफिस के कलीग है, या कोई प्रोफेशनल है उनको बुलाइए, आपके कोई सीए फ्रेंड है उनको बुलाइए। काफ़ी लोग समझते हैं कि एक डॉक्टर का और वकील का विटनेस होना ज़रूरी है। ये चीज़ ज़रूरी नहीं है, और काफ़ी बार देखा गया है कि प्रोफेशनल जो होते हैं डॉक्टर या वकील, वो विल में विटनेस बनना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो आपको, आपके परिवार को इतना क्लोजली नहीं जानते हैं, तो वो नहीं रखते हैं। आपको ज़रूरी है कि आपके रिलायबल जो लोग हैं फैमिली से डिस्टेंस के, जो कभी विल पे चैलेंज हुआ, कोर्ट में एक बार आने की जिसकी ज़रूरत पड़े तो आने चाहिए, ऐसा कोई विटनेस आप रखिए। जब आप विल साइन करते हो, अगर आपकी उम्र 60 से ऊपर है, तो एक स्वाभाविक है कि एक आपकी तबीयत के बारे में एक सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। आपकी मानसिक परिस्थिति, आपका न्यूरोलॉजिकल कोई मानसिक बीमारी है या नहीं है, ऐसा एक सर्टिफिकेट डॉक्टर लिख के देता है कि ये उनकी समझ ठीक है, मानसिक तरह से ये फिट है। तो एक सर्टिफिकेट लेना भी ज़रूरी होता है, लेंगे तो अच्छा होता है, ताकि उस टॉपिक के माध्यम से कोई चैलेंज ना करे विल। और इस विल जब साइन करोगे आप 2 विटनेस के साथ में, उसके अगले दिन आपने डॉक्टर सर्टिफिकेट लिया है, तो ये विल एक प्लेन पेपर पे आपका ठीक ठाक हो गया ना। उसके बाद में जैसे आपके विल का साइन हो रहा है तो हर पेज पे साइन कीजिए। आप लोग और आपके जो विटनेस है, साक्षीदार है, सबको साइन, हर पेज पे साइन करना है। विल साइन होने के बाद में इसको कहाँ रखना है? क्वेश्चन तो आता है कि मैं घर में रखूँ, कोई फाड़ डालेगा, या कहाँ रखूँ, ख़राब हो जाएगा, लॉकर में रखूँ, या किसी वकील को दूँ, या किसी एग्जीक्यूटर को दूँ। तो ये हर तरह से लोग अलग अलग तरह से अपना विल को रखते हैं। कभी कभी वो घर में रखते हैं, कभी लॉकर में रखते हैं, कभी हमारी जैसी कंपनी को देते हैं। जैसे हम लोग हर साल का चार्ज लेके हमारे पास विल रखते हैं। तो इस तरह से एक तरीका होता है विल को कहाँ रखना है। उसके बाद में आता है कि आपको ये विल रजिस्टर करना या नोटरी करना ज़रूरी है क्या? हम ये कहते हैं, और कायदे से इंडिया में विल डॉक्यूमेंट है, वसीयत, जिसको रजिस्ट्रेशन से मैंडेटरी से निकाल दिया गया है। तो आपकी मर्ज़ी, अगर आप करना चाहते हो तो आप रजिस्ट्रेशन में जाइए, ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी उस पर छापा लग जाए कि आपका विल था जब आप आए थे वहाँ पे। तो ये रजिस्ट्रेशन कहाँ होता है? आपके पास में जो रजिस्ट्री होती है प्रॉपर्टी वगैरह जहाँ करते हो, सब रजिस्ट्रार ऑफ ऑफिस, वहीं पे आपको जाके रजिस्ट्रेशन करना है। विल लेके जाना है 2 विटनेस के साथ में, और वहाँ पे रजिस्ट्री करके वो विल आपको वापस दे देगा, स्कैन कॉपी रख लेगा। तो रजिस्ट्रेशन करने से आपका विल का ऑथेंटिसिटी और बढ़ेगा कि गवर्नमेंट ने भी देखा हुआ ये विल कि आप आए थे खुद वहाँ पे। तो इस तरह से ये एक लोग सब तो नहीं करते, बट काफ़ी लोग ने करना चालू किया है। पूरे इंडिया में 660 जगह पे अलग अलग ऑफिसेज है। वो वहाँ पे जो लोकल रजिस्ट्रेशन करते हैं वो आपका अलग थोड़ा चार्ज लेके, थोड़ा आपको 1 घंटा दे के उसमें रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। हमारी कंपनी भी पूरे इंडिया में ये आसान तरीके से करके देते हैं। तो ये भी एक आपके लिए जानना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, करते हो तो एक अच्छा रहेगा आपकी फैमिली के लिए। इस तरह से ये हमने एक आज का टॉपिक कवर किया है। हमें लगता है कि ये आपको मदद मिलेगी कि विल को आसान तरीके से समझना है, और क्या लिखना चाहिए, क्या नहीं लिखना चाहिए, क्यों लिखना है, ये हमने आपको बताया है। हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया। थैंक यू, नमस्कार।